जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी क्लास डेली करंट अफेयर्स पे। दोस्तों, रोज सुबह 5 बजे आपको ये क्लास मिलती है। आज है 26 सितंबर 2022 और मैं हूं राजा, जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है हमारे डेली करंट अफेयर्स। भारत का कोई भी एग्जाम हो, यदि करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो बस आपको डेली 25 मिनट देने हैं और आपका करंट अफेयर्स की जो जिम्मेदारी है वो हम पे छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस सेशन की जो खास बात है वो है डेली करंट अफेयर्स के साथ डेली टेस्ट, जो YouTube में कहीं भी नहीं होती है। यानी आपका लाइव टेस्ट हो जाएगा जो भी आप पढ़ेंगे। खुद आप एग्जामिन कीजिए कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। दोस्तों, सौभाग्य भी उसी को मिलता है, यानी भाग्य भी उसी का साथ देता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया हो। इसका ये मतलब है भगवान उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है, जो खुद की मदद करता है। खुद पर विश्वास करो। दोस्तों, आप लोगों ने एक स्टेटमेंट भी सुना होगा, दशरथ मांझी ने दिया था, माउंटेन मैन। उन्होंने कहा था, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। पर भगवान की हमें इज्जत करनी है। भगवान इस दुनिया को कोई ना कोई तो चलाने वाला है, पर हमें मेहनत भी करनी है। ठीक है, चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? हु हैज वॉन दी दलीप ट्रॉफी 2022? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, पश्चिम क्षेत्र ने यानी वेस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी को जीत लिया है। ठीक है, इसे क्या किया है? जीता है। जो दलीप ट्रॉफी है, पश्चिम क्षेत्र ने किसको हराया है? दक्षिण क्षेत्र को हराया है। और दक्षिण क्षेत्र को 5वें और आखिरी दिन 294 रन से हराकर इसे अपने नाम कर लिया है। देखिए, दलीप ट्रॉफी की बात करेंगे, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कैसी प्रतियोगिता है। तो दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आप बताइए। इसका संबंध क्रिकेट से है। वैसे भारत की सबसे बड़ी घरेलू जो ट्रॉफी है वो है, आप सभी को पता है कौन सी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे बताइए। रणजी ट्रॉफी है, जिसको हाल ही में किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। बीसीसीआई इसका आयोजन कराती है। कौन कराती है? बीसीसीआई। इसका नाम जो है नवानगर के कुमार, इनका नाम है दलीप सिंह जी। उन्हीं की याद पर दलीप ट्रॉफी का नाम रखा गया है। इसे दुलीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, 1961-62 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। हाल ही में आईटीबीपी के दल ने पहली बार किस पर्वत चोटी पर चढ़ाई की है? ऑन विच माउंटेन पीक हैज द आईटीबीपी टीम कंप्लीटेड इट्स क्लाइंब फॉर द फर्स्ट टाइम? तो दोस्तों, माउंट डोम खांग, माउंट डोम खांग इसका सही उत्तर है। माउंट डोम खांग में चढ़ाई पूरी की है। यह सिक्किम राज्य में है, माउंट डोम खांग। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी के शीर्ष जो माउंटेनियर्स हैं, उनकी एक टीम ने, उनके एक दल ने 22 और 23 सितंबर के देश के ऊंचे पहाड़ों में से एक माउंट डोम खांग की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और दोस्तों, देश का किसी भी दल के द्वारा इस चोटी पर पहली सफल चढ़ाई की गई है, आईटीबीपी ने की है। कहां पर है माउंट डोम खांग? तो यह सिक्किम राज्य में है। कहां पर है? सिक्किम राज्य में है। यहां पे बात आ रही है आईटीबीपी की। तो आईटीबीपी की स्थापना कब हुई और क्यों की गई? आईटीबीपी की स्थापना 1962 24 अक्टूबर को की गई है। और देखिए, नाम से स्पष्ट है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका यह मतलब होता है, ये भारत और चीन के युद्ध के बाद, यानी भारत और चीन की जो बाउंड्री है उसकी रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। प्रेजेंट में आईटीबीपी लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जाजेप ला तक लगभग 3488 किलोमीटर तक भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। देखिए दोस्तों, यह है काराकोरम रेंज। यह है काराकोरम रेंज। यहां पर काराकोरम श्रेणी है, यहां पर काराकोरम दर्रा है, और यहां से लेकर
जो कि अरुणाचल प्रदेश में दर्रा, ये पूरी प्रोटेक्शन करती है आईटीबीपी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। हाल ही में समुद्री तूफान देखा गया है, इसका नाम है नोरू। नोरू की रफ्तार है 195 किलोमीटर प्रति आवर। ये किस देश की ओर बढ़ रहा है? टू विच कंट्री इज द स्टॉर्म नोरू मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 195 किलोमीटर पर आवर? तो दोस्तों हाल ही में फिलीपींस में टकराएगा, फिलीपींस की ओर बढ़ रहा है। जापान में भी एक तूफान आया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फिलीपींस में तीसरी श्रेणी का समुद्री तूफान नोरू जो है ये कहां पर आ रहा है? देश के नॉर्थ से लुजान की ओर 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। हाल ही में मैंने आपको बताया था जापान के कोस्ट से टकराया है नान मडोल तूफान। क्या नाम है? नान मडोल तूफान। भारत में अभी देखिए 2022 में 7 से 12 मई 2022 में एक तूफान देखा गया, इसका नाम है आसानी, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और उड़ीसा को ये प्रभावित कर चुका है। एक और देखिए तूफान है सोंगडा समुद्री तूफान, जापान और साउथ कोरिया में भी देखा गया। देखिए यहाँ पे फिलीपींस की बात आई है, फिलीपींस में तूफान आया है। तो फिलीपींस कहां पर है? ये है म्यांमार, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। फिर म्यांमार से लाओस लगा हुआ है, ये थाईलैंड है, ये वियतनाम, कंबोडिया, ये है फिलीपींस। देख पा रहे हैं आप? ये है फिलीपींस, आइलैंड कंट्री है, द्वीपीय देश है फिलीपींस। इसकी कैपिटल है मनीला, जहां पर एडीबी का हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। जो फिलीपींस की न्यायिक राजधानी है वो मनीला है। यहां के राष्ट्रपति कौन है? बोंग मार्कोस। दोस्तों फिलीपींस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप समूह देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन में भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की महासभा हर साल सितंबर महीने में आयोजित की जाती है और हर देश से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, खासकर विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, क्या नाम है इनका? डॉक्टर एस जयशंकर, ये विदेश मंत्री हैं भारत के, ये शामिल हो रहे हैं, ये एड्रेस कर रहे हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन को संबोधित किया इन्होंने। दोस्तों एस जयशंकर की स्पीच की कुछ महत्वपूर्ण बातें, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए चाहे कोई भी आतंकवाद, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा एस जयशंकर ने भारत के बारे में बहुत अच्छी बात कही कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। भारत में पहले ब्रिटेन का शासन था, उपनिवेशवाद था, एक निर्धन कंट्री था, और वहां से भारत 5वीं इकोनॉमी बना है। इसके अलावा यूक्रेन के मुद्दे पर भी इन्होंने अपना रुख बताया कि भारत ने कहा है कि शांतिपूर्ण बातचीत और राजनयिक माध्यम से जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, जो वार है, उसका समाधान खोजा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात आ रही है तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को बोला जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। यहाँ पे 6 आधिकारिक भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लिश, चाइनीज, रशियन, फ्रांस, स्पेनिश एंड अरबिन, ठीक है, यानी अरबी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? कसावा कोरोसी, हंगरी से इनका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहां पे फिर से नॉर्थ चैनल का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, पर यहां पर बात करूंगा पैरा स्विमर की, ठीक है।
इसके पहले हमने एल्विस अली हजारिका की बात की थी जो पैरा स्विमर नहीं थे। तो नॉर्थ चैनल पार करने वाले भारत और एशिया के सबसे पहले पैरा स्विमर, पैरा जब भी बात आएगा तो दिव्यांग हमारे जो भाई हैं बहन हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरा, ठीक है। तो पैरा स्विमर कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है मंजीत कादियन, मंजीत कादियन, ठीक है। ये पहले पैरा स्विमर बने हैं। हाल ही में नॉर्थ चैनल को एल्विस अली हजारिका ने भी पार किया है 40 साल की उम्र में, ठीक है। इन दोनों में अंतर आप समझ जाइएगा। तो देखिए नॉर्थ चैनल को पार करने वाले जो मंजीत है इनका संबंध किस राज्य से? तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। मंजीत ने अपनी टीम के साथ 14 घंटे 39 मिनट में 36 किलोमीटर लंबी नॉर्थ चैनल को पार किया है। कई बार नॉर्थ चैनल की बात आ रही है तो आप याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्थ चैनल से पूछा जाएगा। किन दो देशों के बीच में नॉर्थ चैनल है? तो ये है स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में है। नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है नॉर्थ चैनल। चलिए दोस्तों हमारी जो नॉलेज फैक्ट्री है आज मैंने विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं। अभी टॉपिक वाइज चलेंगे, लगभग 1000 प्रश्न टॉपिक वाइज चलाऊंगा, डेली नहीं रहेंगे। कभी साइंस रहेगा, कभी पॉलिटी रहेगा, कभी इकोनॉमिक्स रहेगा, कभी हिस्ट्री रहेगा। आज साइंस की टर्न है लेकिन ये टॉपिक वाइज ही रहेंगे, आपको पता चलेगा। तो पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी का वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और उससे रिलेटेड सारे प्रश्न चलेंगे। जीव विज्ञान के जनक कौन है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु। अरस्तु जो है फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी? तो बायोलॉजी टर्म को कॉइन किया है लेमार्क और ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। जंतु विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए जूलॉजी के फादर और बायोलॉजी के फादर, दोनों फादर कौन है? अरस्तु हैं, ठीक है। कौन है? अरस्तु हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक यानी वनस्पति मतलब हम बोल रहे बॉटनी, बॉटनी के फादर कौन है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी? फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी इज नोन एज, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का, यानी हम इसमें एल्गी का अध्ययन करते हैं। और कवक की जब भी बात आएगी तो माइकोलॉजी कहलाता है। फंगी, स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज माइकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या को किसने लॉन्च किया है? तो जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है भारत विद्या, इसे निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है। हु इज निर्मला सीतारमण? तो निर्मला सीतारमण इज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ये भारत की वित्त मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर हैं और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी रक्षा मंत्री हैं। क्लियर? तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने कहां पर? पुणे में लॉन्च किया है ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए ऑनलाइन शिक्षण मंच, इसका नाम है भारत विद्या। इसे किसने तैयार किया है? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ पे दोस्तों हमने बात की एप्लीकेशन और पोर्टल की, तो हाल ही में जितने भी एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला पोर्टल अभी हाल ही में पढ़ाया था सीएम द हैसी पोर्टल, यानी सीएम को अपनी शिकायतें पहुंचाएं। तो मणिपुर ने लॉन्च किया है जेके ई कॉप मोबाइल एप्लीकेशन। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी है तो आप जम्मू कश्मीर की पुलिस को इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और जो योजनाओं से संबंधित अगर कोई शिकायत है तो इसके लिए जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। कावल उतवी ऐप को तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। ये भी इमरजेंसी के टाइम आप अपना मैसेज पुलिस तक पहुंचा सकते हैं।
उत्सव पोर्टल को पर्यटन मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। देखिए इसका काम होता है भारत में विभिन्न प्रकार के जो पर्यटन क्षेत्र हैं और जो स्थल हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, दुनिया तक पहुंचाना। देश स्टे की पोर्टल एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। तंबाकू छोड़ो ऐप को WHO ने लॉन्च किया है। हाल ही में कितने एशियाई देशों ने मिलकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाम ऑयल एलियंस बनाया है? तो पाम ऑयल एलियंस को 5 देशों ने मिलकर के बनाया है। 5 एशियाई देशों ने मिलकर के पाम ऑयल एलियंस को बनाया है। ठीक है, तो 5 देश कौन कौन से हैं? इसमें भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है। ये सारे देश आप देखिए भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका जो एक ऐसा देश है जो कि समुद्री सीमा से छूता है, थोड़ा दूर है। ठीक है, तो दोस्तों गठबंधन की जो पहली आम सभा है इसमें अतुल चतुर्वेदी को पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अगले साल जो अगली बैठक होगी तो इंडोनेशिया इसका क्या होगा, इस बैठक की अध्यक्षता करेगा, ऐसी उम्मीद है। तो शुरुआत में अगली बैठक कहां पे होगी? इंडोनेशिया में होगी। ठीक है दोस्तों, और पहले अध्यक्ष कौन है? अतुल चतुर्वेदी है। ये पाम ऑयल क्या है, पाम ऑयल का इस्तेमाल क्या होता है? तो पाम ऑयल जो है एक प्रकार का वनस्पति तेल है। इसका इस्तेमाल साबुन में किया जाता है और ये पाम ट्री से मिलता है। होटल रेस्टोरेंट में भी पाम तेल का इस्तेमाल किया जाता है और खाद्य तेल यानी खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। खास बात यह है जो पाम ट्री होता है उसके ताड़ के जो पेड़ है यानी जो पाम का ट्री है उसके बीजों से निकाला जाता है पाम ऑयल। क्वेश्चन नंबर 8, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हाल ही में 25 सितंबर को कितने साल पूरे हो गए हैं? हाउ मेनी ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम हैव बीन कंप्लीटेड ऑन 25 सितंबर 2022? तो दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लगभग 8 साल नहीं, एकदम एग्जैक्ट 8 साल हो गए हैं, क्योंकि इसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। भारत में ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, भारत आत्मनिर्भर भारत बने, इसके लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। यहां पे हमने योजनाओं की बात की है मेरे दोस्तों, तो कुछ योजनाएं हाल ही में लॉन्च हुई हैं और जो आपसे पूछी जा सकती है। पहली है जनधन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई। इसमें इसका जो मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना था। दूसरा है स्किल इंडिया मिशन, यह भी 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई, यूथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसका मकसद था कि हम 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ बनाएंगे और हमने देखा भी कि भारत में स्वच्छता के प्रति लोगों का, पीपल्स का एटीट्यूड बदला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई। जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रोश हसना किसके नववर्ष के रूप में मनाया जाएगा या मनाया जाता है? रोश हसना जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? एज अ न्यू ईयर, नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है यहूदियों के द्वारा। जूइस जो है रोश हसना को मनाते हैं नव वर्ष के रूप में। दोस्तों 25 सितंबर 2022 को क्या हुआ, दुनिया भर के जितने भी यहूदी लोग हैं, खासकर यहूदी लोग आपको इजराइल में देखने को मिलेंगे, और इजराइल के लोग और इसके जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री अभी बने हैं यार लैपिड, इन्होंने यहूदी नव वर्ष रोश हसना पर बधाई दी है। यहूदियों के अनुसार क्या है रोश हसना? तो इस दिन क्या है, भगवान, इनके हिसाब से भगवान जो है पहले इंसान, आदम प्रथम पुरुष और हव्वा प्रथम महिला थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है को बनाया गया। भगवान ने सबसे पहले किसको बनाया? आदम को बनाया और हव्वा को बनाया। हव्वा जो थे वो पहली महिला थी और आदम पहले पुरुष थे। इसी प्रकार से इनके हिसाब से जो ह्यूमन है उनका एग्जिस्टेंस आगे बढ़ा है।
एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे मंदिरों को टेम्पल बोला जाता है और जो क्रिश्चियन होते हैं उसका चर्च बोला जाता है, यहूदियों के पूजा स्थल को सिनागोग बोला जाता है। आप इसे इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सिनागोग कहा जाता है। इजराइल की बात आ रही है तो इजराइल जो है एकमात्र यहूदी देश है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा है भी, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जब यहूदियों को जर्मनी से भगाया गया था तो इजराइल की तरफ वो गए थे। दुनिया में लगभग 15.2 मिलियन जूइस हैं, जिसमें 46.2% इजराइल में रहते हैं। इसकी कैपिटल जेरूसलम है और इसकी करेंसी है न्यू शेकल। इसाक हरजोग प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं। इजराइल कहां पर है? यह है इजराइल, बहुत बड़ा विवाद का वजह भी है इजराइल। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों इसकी घोषणा पीएम मोदी जी ने अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में की 25 सितंबर 2022 को कि चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। हालांकि इसके पहले भी घोषणा जो है पीएम के पंजाब के सीएम जो थे भगवंत मान जी, इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी, लेकिन 25 सितंबर 2022 को पीएम जी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में इसकी भी घोषणा की है। अब दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई है। मैंने आपको बोला था कि हर महीने की करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो फरवरी मंथ हमारा चल रहा है, 2 सेशन हो चुके हैं, तीसरा सेशन है। फिर इसके बाद मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, यानी पूरे साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन। देख रहे हो 25 मिनट में आप 10 करंट अफेयर्स, फिर पुराने करंट अफेयर्स, फिर टेस्ट, फिर रिवीजन, फिर बूस्टर। आप समझ पा रहे होगे कितना एफर्ट लगता होगा, हम कितना कोशिश करते हैं आपके लिए। बस आप खुश रहिए। चलिए, पीएम मोदी जी के द्वारा कहां पर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया? कहां पर? इंदौर पर, हमारे इंदौर पर। कौन आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? चेतन घाटे। कितने साल के बच्चों के लिए सरकार ने हार्नेस बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य किया है? तो दोस्तों जो 4 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य है। टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गीता मित्तल को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 20 फरवरी को। सुरजीत सेन गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये फुटबॉलर थे। दोस्तों T10 सीरीज आ गई, तैयार हो जाइए। मुझे पता है आप लोगों को बहुत मजा आता होगा कि आपने पूरी पढ़ाई की हो, आप सोचते होगे कि ऐसा अगर हमें हर जगह मिल जाए कि हम पढ़े और फिर हमारा तुरंत टेस्ट हो जाए, कितनी अच्छी बात है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस साल शुरू हुआ है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में स्टार्ट किया गया। संयुक्त राष्ट्र में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो मैंने आपको पढ़ाया 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। रोश हसना पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसे यहूदियों के द्वारा मनाया जाता है। यहूदियों का ये नव वर्ष कहलाता है। सीएम द हैसी पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस पोर्टल को मणिपुर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूंगा, काफी बच्चे डिबेट करते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम की। मैं आपको बता देता हूं कि आई हैव पास्ड माई 12th, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बट आई लव हिंदी। ठीक है, पहले मुझे भी लगता था मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ तो बहुत अच्छा हूँ मैं, बट हिंदी हमारी मदर टंग है जिसका हम हर समय बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं। वी शुड प्रमोट हिंदी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में हमें प्रमोट करना चाहिए कि अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो हिंदी बोलें, हम इंग्लिश यूज़ ना करें। बट चूंकि इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते, पूरे वर्ल्ड वाइड बोली जाती है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये बात मैं मानता हूँ। बट यू शुड प्रेफर स्पीकिंग मोर हिंदी रेदर देन इंग्लिश। चलिए, एस जयशंकर जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है विदेश मंत्रालय। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इसाक हर्जोग किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो ये हैं इजराइल के राष्ट्रपति। कहां के हैं? इजराइल के। नान मडोल तूफान किस देश में आया है? तो ये जापान में आया। कहां पर आया है? जापान में आया है। अश्वनी वैष्णव जी के पास प्रेजेंट में कौन सा मंत्रालय है? इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, इनके पास रेल मंत्रालय है। स्वच्छ भारत मिशन किस तारीख को लॉन्च किया गया? तो इसे 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? दिमाग लगाइए, अपना स्कोर भी बताइएगा। 1962 में आईटीबीपी की स्थापना हुई। चलिए फ्रेंड्स, 24 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 25 सितंबर को आपका वीकली करंट अफेयर्स होता है, आपको पता है ना। 25 सितंबर को वीकली करंट अफेयर्स हर संडे को वीकली होता है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है दिलीप तिर्की, जो कि हॉकी के पहले पूर्व कप्तान थे। किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है? तो कहां पर हुआ है? गुजरात राज्य में। किस कंपनी को केंद्र सरकार के द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो इसका नाम है आरईसी लिमिटेड। अब टोटल 12 महारत्न कंपनी हो गई हैं। कौन सा राज्य मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नामक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला है? तो यह है नागालैंड। किस राज्य के दोनों सदनों में 22 सितंबर को ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया? तो ये यूपी में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? रोहित शर्मा और उनकी वाइफ को चुना है। किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन का खिताब जीता है? लिंडा फ्रूहविर्तोवा। ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। किस राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन का लोन दिया है? गुजरात राज्य को। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार किस परियोजना की लागत के लिए 50-50% साझा करेंगे? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दोस्तों, आज का सवाल आप सभी के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी लाइक बटन एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन। रूट एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट भी मिलेगा। रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, आपको पीडीएफ टेलीग्राम में भी मिल जाएगी और यहां भी टेस्ट चलेगा। दोनों जगह टेस्ट, दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी आपको अच्छा लगे। दोस्तों, एक बात और, प्लीज शेयर टू ओनली 1 पीपल। केवल आप एक व्यक्ति को शेयर कीजिए, जो भी जिसको आप समझते हैं कि उसको इस करंट अफेयर्स का फायदा मिल सकता है। केवल आप एक व्यक्ति को शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। मिलते हैं कल फिर इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, कुछ करने आए हैं, कुछ करके जाएंगे इस दुनिया से, ठीक है? ऐसे थोड़े चलेगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।